हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में, जैसे ई कोलाई में और यूकैरियोट्स में कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन को हम थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए होता है ई कोलाई का, तो उसमें थीटा लाइक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर रेप्लिकेशन होती है बाय डायरेक्शनल मोड से। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि रेप्लिकेशन दो साइड से होगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है किस वजह से? क्योंकि सर्कुलर रेप्लिकॉन इनके अंदर होता है। सर्कुलर रेप्लिकॉन होता है, जिस जो यूनिट होती है रेप्लिकेशन की वो सर्कुलर होती है। इनके अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सिंगल होता है, यानी सिंगल ORI होता है। सिंगल साइट पे रेप्लिकेशन बिगिन होगी और उस ORI को ORIC बोलते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन में? तो इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जो भी हेलिकेज वगैरह हैं वो एंजाइम्स आके बाइंड करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। फिर होता है इलोंगेशन स्टेप। तो इलोंगेशन स्टेप में होने से पहले क्या होता है, प्राइमर डेवलप होता है। प्राइमर बनाने के लिए प्राइमेज एंजाइम्स आना जरूरी है, तो वो सब इलोंगेशन में होता है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन में क्या होता है कि कुछ साइट्स होती हैं, उन साइट्स पे कुछ प्रोटीन्स बाइंड करते हैं और टर्मिनेशन हो जाती है रेप्लिकेशन की। अब अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में मोर देन 20 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये चीज़ नोन है अभी। नेक्स्ट, कौन कौन से प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं? तो डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे अभी हमने डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेजेस पढ़ी, इनिशिएशन में, इलोंगेशन में या टर्मिनेशन में कौन कौन से प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, प्रोटीन्स या एंजाइम्स। जैसे कि डीएनए ए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये ई कोलाई का मैं आपको बता रही हूँ। SSB प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। डीएनए बी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है। डीएनए सी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हेलिकेज लोडर नाम से जाना जाता है। डीएनए जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्राइमेज नाम से जाना जाता है। इलोंगेशन जो होती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डीएनए पॉलीमरेज की, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स की, डीएनए गायरेज की, डीएनए लाइगेज की। तो इन एंजाइम्स की इलोंगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन के लिए टस प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें टर्मिनस बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो टर्मिनस नाम के टर साइट्स पे बाइंड करते हैं, यानी टर्मिनस से ये नाम आया है। तो टर साइट्स होंगी जहाँ पे टर्मिनेशन होगी, उनसे बाइंड करने वाले प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और साथ में डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 की रिक्वायरमेंट है, जो टाइप 2 टोपोआइसोमरेज कैटेगरी में आता है। इनमें से मोस्टली एंजाइम्स के फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स की, तो कौन कौन से एंजाइम्स इक्विवेलेंट माने जाते हैं, सेम फंक्शन करते हैं? तो अगर पॉलीमरेज की बात करें तो बैक्टीरिया में मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो है उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स में होता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा। हेलिकेज के लिए बैक्टीरिया यूज करते हैं डीएनए बी प्रोटीन का, और यूकैरियोट्स यूज करते हैं एमसीएम का। एमसीएम क्या है? मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग के लिए कौन से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है? तो बैक्टीरिया यूज करते हैं एसएसबी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और यूकैरियोट्स यूज करते हैं आरपीए, जिन्हें बोला जाता है रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। इन सब का सेम काम होता है। प्राइमेज की बात करें तो बैक्टीरिया यूज करते हैं डीएनए जी नाम का प्राइमेज एंजाइम, और यूकैरियोट्स में बोला जाता है प्राइमेज ही बोलते हैं, या फिर डीएनए पॉलीमरेज का एक टाइप होता है अल्फा, वो यूज किया जाता है प्राइमर बनाने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट जो एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेज, जो सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए वगैरह को रिलीव करता है। तो टोपोआइसोमरेज बैक्टीरिया में होता है डीएनए गायरेज।
डीएनए गायरेज जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो बैक्टीरिया में यूज़ होता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में हम ऐसी टर्म यूज़ नहीं करते हैं डीएनए गायरेज वगैरह। वहाँ हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज 1 एंड टोपो आइसोमरेज 2, टाइप 1 टाइप 2 एंजाइम्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जो रेप्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन जो होता है इसके लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है बैक्टीरिया में वो होता है डीएनए ए। अभी मैं जनरल सेंस में बता रही हूँ, पीछे आपको बताया है कि कौन कौन से इक्विवेलेंट एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, तो उनसे आप याद रखोगे कि इसकी जगह कौन सा एक्ट करेगा यूकैरियोट्स में या कौन सा प्रोकैरियोट्स में। तो अभी जनरल सेंस में बता रही हूँ, डीएनए ए प्रोटीन ने आके बाइंड किया, ये इकोलाई की बात चल रही है। तो डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जिसे ORIC बोलते हैं इन द केस ऑफ इकोलाई। और ये क्या कॉज करता है, ये मेल्टिंग कॉज करता है, यानी स्ट्रैंड्स की सेपरेशन में हेल्प करता है। और डीएनए ए प्रोटीन जो है इकोलाई में वो इनिशियल स्ट्रैंड सेपरेशन करता है, जो मैंने यहाँ बताया मेल्टिंग करेगा, इनिशियल स्ट्रैंड सेपरेशन करेगा, जिसकी वजह से ओपन कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस के लिए मेल्टिंग के लिए खासकर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है डीएनए हेलिकेज की लोडिंग। डीएनए हेलिकेज जो है यहाँ इकोलाई में बैक्टीरिया में डीएनए बी एक्ट करता है डीएनए हेलिकेज की तरह। इसकी लोडिंग के लिए डीएनए सी की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए सी क्या बताया था मैंने पीछे, हेलिकेज लोडर का काम करता है, यानी डीएनए बी को लोड करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो होगा डीएनए सी। अब इसकी लोडिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी यहाँ भी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्या होता है, अब इसकी लोडिंग तो हो गई, हेलिक्स ओपन होना शुरू हो जाएगा, हेलिक्स की ओपनिंग के लिए भी एटीपी रिक्वायर्ड है। हेलिक्स जब ओपन हो जाएगा तो प्राइमेज आके बाइंड करता है। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, प्राइमर डिजाइन करेगा। अब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हेलिक्स के लिए जो हेलिकेज एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम और प्राइमेज एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को हम प्राइमोसोम बोलते हैं। तो प्राइमेज आके बाइंड करता है और हेलिकेज पहले से वहां प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से प्राइमोसोम की फॉर्मेशन होगी। अब जब प्राइमेज आके बाइंड करता है तो वो आरएनए सिंथेसिस को इनिशिएट कर देता है, आरएनए के प्राइमर बनाना शुरू कर देता है। अब ये चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाली, डीएनए पॉलीमरेज खुद से इनिशिएशन नहीं कर सकता डीएनए रेप्लिकेशन की, उसे कुछ प्राइमर या शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं जिन्हें वो इलोंगेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो डीएनए पॉलीमरेजेस कैन ओनली इलोंगेट एग्जिस्टिंग प्राइमर्स, और वो प्राइमर्स प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों, दोनों में ही आरएनए प्राइमर्स होते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आरएनए प्राइमर बन गया तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा, यानी इनिशिएशन का ये लास्ट स्टेप है, इनिशिएशन अब खत्म हो गई। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स मैं आपके इनिशिएशन से रिलेटेड ई कोलाई में रेप्लिकेशन से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ई कोलाई जो है उसके अंदर हम रेप्लिकेशन टाइम और जनरेशन टाइम टर्म्स यूज़ करते हैं। तो ई कोलाई में रेप्लिकेशन टाइम यानी डीएनए को रेप्लिकेट करने का टाइम 40 मिनट्स होता है, बट उसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स होता है, यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना देगा, नेक्स्ट जनरेशन बना देगा विद इन 20 मिनट्स। अब आप ये नोट करोगे कि डिवाइड वो पहले कर रहा है, रेप्लिकेशन बाद में कर रहा है, रेप्लिकेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, ई कोलाई जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएट कर सकता है, कब, जस्ट बिफोर द फर्स्ट राउंड कंप्लीशन। तो फर्स्ट राउंड जो रेप्लिकेशन का है उसे कंप्लीट होने से पहले ही वो सेकेंड राउंड इनिशिएट कर सकता है। इसी की वजह से रेप्लिकेशन होती रहेगी, जो पहले से रेप्लिकेट हो गया है डीएनए वही 2 ई कोलाई के बैक्टीरिया में जो डॉटर सेल्स हैं उनमें चला जाता है।
अब ई कोलाई में क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क्स ज़्यादा बन जाएंगी अगर हम सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पहले स्टार्ट हो रहा है तो क्या होता है कि उस टाइप की रेप्लिकेशन को जिसमें बहुत सारे रेप्लिकेशन फोर्क बन जाते हैं, यहाँ सिर्फ आपको 2 ही बताए हैं, 2 राउंड्स, लेकिन कभी कभी 6 रेप्लिकेशन फोर्क्स भी बन सकते हैं, एज मैनी एज 6 रेप्लिकेशन फोर्क्स ई कोलाई के अंदर। तो वो रेप्लिकेशन फोर्क्स किस में बनते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम में, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। तो ई कोलाई के सिंगल क्रोमोसोम में एज मैनी एज 6 रेप्लिकेशन फोर्क बन सकते हैं। इस प्रोसेस को डाइकोटोमस रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डाइकोटोमी हो रही है यहाँ, 2 चीजें एक साथ, 2 चीजें 2 रेप्लिकेशन जो है वो एक साथ हो रही हैं, इसीलिए डाइकोटोमस रेप्लिकेशन टर्म यहाँ यूज की गई है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये तो इनिशिएशन के बारे में था, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होता है? तो इलोंगेशन में जो भी डीएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर चुका है, वो डीएनए पॉलीमरेज अटैक करेगा प्राइमर के 3 प्राइम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैक करेगा। ये चीज़ नोट करने वाली है कि डीएनए पॉलीमरेज, जैसे पीछे बताया था मैंने, इसे प्राइमर चाहिए इलोंगेशन के लिए। तो प्राइमर का ये 3-OH एंड होता है जिसे अटैक करता है और वहीं पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन करता है। अब इस एडिशन के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन के लिए मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्या होता है? अब इसने ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्राइमर का, उसे अटैक कर लिया। तो उसे अटैक करने के बाद वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा, जिन्हें हम DNTPs बोलते हैं। ठीक है, तो DNTPs ऐड करना शुरू कर देगा। ये एडिशन जो होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, इसीलिए हम बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है 5' टू 3' डायरेक्शन में हमेशा होती है, क्योंकि इलोंगेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। अब क्या होता है, चाहे बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट्स हो, दोनों केसेस के अंदर 2 टाइप के स्ट्रैंड्स बनते हैं। एक स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे होते हैं जिन्हें बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो इलोंगेशन होगी, 2 टाइप के स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस होगी। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो बनता है रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन में, यानी जिस साइड पे भी रेप्लिकेशन चल रही होगी उसी साइड पे लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसकी सिंथेसिस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड रेप्लिकेशन हो रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा बनता है। अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं? तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो उसकी रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होती है, हमेशा वहाँ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे, सिंगल प्राइमर की रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहेंगे। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उसकी सिंथेसिस डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, किस लिए? कि वो बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। उन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड वाली जगह पे बनेंगे और लैगिंग स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन शो करेगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिनके लिए अलग अलग प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस एक साथ नहीं होती, लीडिंग स्ट्रैंड पहले बनता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के जब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो चुके होंगे तभी लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब किस चीज़ की, किस स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। अब जब ये सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है तो इसमें आप एक चीज़ नोट करोगे, ये चीज़ याद रखना, बैक्टीरिया में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर अराउंड 1000 to 2000 nucleotides long in bacteria or prokaryotes, but in eukaryotes they are only 100 to 200 nucleotides long। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट में, बट यूकैरियोट्स के केस में 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट में। अब आप एक चीज देखोगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रही है वो एक स्ट्रैंड पे तो
कॉन्टिन्यूअस हो रही है, दूसरे स्ट्रैंड पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है। तो ओवरऑल जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसे हम सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, हाफ डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, जब ये स्ट्रैंड्स बन जाते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड में एक चीज होती है कि जब एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गया, जब नेक्स्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगा तो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, बैक्टीरिया के केस में डीएनए पॉलीमरेज 1 आके बाइंड करता है और प्रीवियस जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसके आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है। कैसे रिमूव करता है? बाय 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी। ये सब एक्टिविटीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, उसे जरूर देखना, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। So DNA polymerase 1 is only present in bacteria or prokaryotes, and its 5' to 3' exonuclease activity removes the RNA primer of existing Okazaki fragments, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के इक्विवेलेंट काम करता है आरएनएज एच। आरएनएज एच यूकैरियोट्स में हम एंजाइम के बारे में बोलते हैं, यूकैरियोट्स में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में इसका इक्विवेलेंट होगा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये जो एंजाइम होता है, यहाँ आप एक चीज नोट करोगे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में काफी गैप होता है, तो वो गैप जो है उसे फिल करने का काम कौन करता है? तो वो फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता है बैक्टीरिया में। तो जब वो गैप फिल हो जाएगा तो उसे फिल करने के बाद जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने की रिक्वायरमेंट है वो बनाने में हेल्प करेगा डीएनए लाइगेज। ये लास्ट स्टेप है। तो डीएनए लाइगेज आके जो भी निक्स हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में, उन्हें आपस में ज्वाइन कर देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। अब इस स्टेप के लिए डीएनए लाइगेशन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है। डीएनए की मेल्टिंग में भी एटीपी रिक्वायर्ड थी और डीएनए के जुड़ने में भी एटीपी रिक्वायर्ड है, वो चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। एक और चीज़ आप याद रखोगे कि आरएनएज एच जो होता है, अभी बताया ये यूकैरियोट्स में रिक्वायर्ड होता है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए, वहां एक ही आरएनए प्राइमर है। अब क्या है कि आरएनएज एच जो है किस लिए रिक्वायर्ड है, कोई और डीएनए पॉलीमरेज ये चीज क्यों नहीं कर देता? तो क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जो है उसके अंदर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि 5' to 3' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी रिक्वायर्ड है आरएनए प्राइमर रिमूव करने के लिए, और वो किसी भी डीएनए पॉलीमरेज में नहीं है यूकैरियोट्स के अंदर। इसीलिए आरएनएज एच जो एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। हाँ, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैसे ये इलोंगेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ आप नोट करोगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। रेप्लिकेशन फोर्क बनने के लिए सबसे पहले आता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए बी होता है इन द केस ऑफ इकोलाई, वो आता है, वो हेलिक्स को मेल्ट करता है। उसके मेल्ट करने के बाद प्राइमेज एंजाइम आके, उसके मेल्ट करने के बाद आते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन जो है, जो भी मेल्टेड डीएनए है या जो स्ट्रैंड्स डीएनए के अलग हो चुके हैं, उन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके रखेगा ताकि वो बाइंड ना कर जाए, रीअनील ना कर जाए। एसएसबी प्रोटीन के बाद आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? ये प्राइमर्स बनाएगा, जो यहाँ रेड कलर में मैंने यहाँ एरोज से डिनोट किए हैं। तो प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है। उसके आने के बाद, जब प्राइमेज भी आ चुका होगा, उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो कि 3 है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन या डेल्टा होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब यहाँ आप एक चीज और नोट करोगे, ये जो अभी तक मैंने आपको स्टेप्स बताए, यानी बाइंडिंग ऑफ हेलिकेज, बाइंडिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, बाइंडिंग ऑफ प्राइमेज एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये किस में हमने डिस्कस किया था? ये सब प्रोसेस हो रही थी इनिशिएशन में, जब डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो रही थी। इलोंगेशन में क्या होता है, ये सब चीजें पहले से बाउंड है। डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज जो भी प्राइमर्स का 3' एंड है,
ठीक है, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 3 ये वाला एंड होगा, तो 3 एंड पे आके जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पे आके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन एक स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस होती है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बट दूसरे स्ट्रैंड पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, इसीलिए हम उसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसके अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हो। सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का वो होता है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होता है, तो टर्मिनेशन बैक्टीरिया के केस में प्रोकैरियोट्स में टर साइट्स होती हैं जिन्हें टर्मिनस साइट्स बोलते हैं। इन साइट्स का सीक्वेंस जो होता है वो लगभग 23 बेस पेयर्स से बना होता है। तो ये साइट्स होंगी, ये साइट्स क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है और सर्कुलर है, तो एक साइड पे रेप्लिकेशन शुरू हुई, दूसरी उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, टर्मिनस साइट होगी। क्योंकि बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगी तो दोनों साइड से रेप्लिकेशन फोर्क बनेंगे और वो एक साथ मिल जाएंगे किस पॉइंट पे, टर्मिनस साइट पे। अब टर्मिनस साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं टस प्रोटीन। टस प्रोटीन होता है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस, इसे बोला जाता है, बैक्टीरिया के केस में ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनस साइट और ब्लॉक कर देता है किसे, डीएनए बी जो हेलिकेज, कोई भी हेलिकेज हो उस हेलिकेज की एक्टिविटी को, उसके पैसेज को ब्लॉक कर देगा। कब, जब बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन हो रही होगी। तो बैक्टीरिया में दो केसेस होते हैं, एक होता है यूनिडायरेक्शनल भी होता है रेप्लिकेशन का मोड, या बाय डायरेक्शनल भी होता है। क्योंकि बैक्टीरिया मोस्टली फॉलो बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ही करते हैं, तो जब बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होगा तभी टस प्रोटीन ब्लॉक करेगा हेलिकेज के पैसेज को। अगर यूनिडायरेक्शनल है तो वो उसे अपना पाथ, उसका पाथ रोकता नहीं है, उसे काम करने देता है। नेक्स्ट एक और चीज आप नोट करोगे कि अब बैक्टीरिया के केस में क्या होगा कि एक सर्कुलर डीएनए था, वो सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो दो डीएनए बन गए। अब वो दो डीएनए आपस में जुड़े होंगे एक जगह से, तो उसे बोलते हैं हम कैटेनेशन, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो दो न्यू क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैटेनेटेड होंगे, कैटेनेशन प्रोसेस से जुड़े होंगे, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, टोपो आइसोमरेजेस काम करते हैं। तो टोपो आइसोमरेज डीकैटेनेशन करेंगे, और कौन सा टोपो आइसोमरेज काम करता है, टोपो आइसोमरेज 4 इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स के अंदर हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज टाइप 2 काम करता है इस डीकैटेनेशन में। तो यही था जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो लेक्चर एंड करती हूँ। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। मैंने अपनी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर करूँगी। और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं CSIR नेट के कॉन्टेक्स्ट में। एक वीडियो है डीएनए क्लोनिंग के ऊपर और जो भी उसके लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे, एक है डीएनए रेप्लिकेशन और एसोसिएटेड एंजाइम्स पे जो इससे पहले मैंने बनाई थी, और एक ये वाली वीडियो जिसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन पूरा डिस्कस किया। इससे आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।